आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर कहानी नाता तेरा मेरा, जिसे लिखा है नीरा शर्मा ने और आवाज दे रही हूं मैं यानी ज्योति। और आरुषि को उसके सामने बिठा दिया कि थोड़ा टीवी देखेगी तो धीरे धीरे उसका मन बहल जाएगा। वह अपने काम में लग गए। विक्रम वापस घर आया और गाड़ी से निकला तो उसने घर से बाहर तक आती टीवी की आवाज और उसके साथ आरुषि के हंसने की आवाज सुनी तो वह तिलमिला कर रह गया और घर के अंदर की तरफ तेज कदमों से चल पड़ा। दयाल काका को अब याद आया कि उन्होंने अभी गाड़ी के आने की आवाज सुनी है। वह जल्दी से आरुषि की तरफ भागे और उसके हाथ से रिमोट छीन टीवी बंद कर उसे जल्दी से अंदर कमरे में जाने को कहा। आरुषि, विक्रम आ गया है, जल्दी से अंदर कमरे में जाओ। यह सुनते ही वह हड़बड़ा कर उठ गई और अंदर की तरफ भागी। जल्दबाजी में वह एक गुलदस्ते से टकराई जो धड़ाम से जमीन पर गिर के टूट गई। यह देखते ही आरुषि, दयाल काका घबरा गए कि तभी विक्रम ने दूसरी तरफ से दरवाजा खोल दिया। विक्रम ने सामने आयुषी को खड़े देखा। अगले ही पल उसकी नजर पास ही टूटे गुलदस्ते पर गई। यह देखकर वह गुस्से से आरुषि की ओर बढ़ा। दूर हटो वहां से, बेवकूफ लड़की। आरुषि उसे देख 2 कदम पीछे हट गई। विक्रम ने आगे बढ़ आरुषि के हाथ को कसकर पकड़ लिया। दिखाई नहीं देता क्या सब कुछ बर्बाद करनी ही आती है अपनी मां की तरह? दयाल काका टूटे गुलदस्ते के टुकड़े उठाने लगे। आरुषि डरते हुए बोली, भाई मुझसे गलती से। विक्रम ने उसे पूरी बात कहने का मौका भी नहीं दिया। खबरदार, जो मुझे भाई कहा तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता और ना ही तुम मेरी। सिर पर छत दे दी इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे रिश्ता जोड़ने लग जाओ। मैं सारा दिन ऑफिस में काम इसलिए करता हूँ कि तुम दिन भर सामान तोड़ती रहो। मुफ्त की रोटियां तोड़ने को मिल गई हैं तो शायद यह बात तुम्हें हजम नहीं हो रही। क्या इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? आरुषि अब रोने लगी। विक्रम ने उसे छोड़ा और टीवी की तरफ देखा। मैं यहाँ दिन रात घुट घुट कर जी रहा हूँ और यह लड़की यहाँ टीवी देखकर हंस रही है, मेरा खून जला रही है। एंटरटेनमेंट हो रहा है शहजादी का। इन माँ बेटी को तो बस अपने मजे से मतलब है। कोई नहीं, मैं करवाता हूँ इसका एंटरटेनमेंट। वह आगे बढ़ा। काका या आरुषि में से कोई कुछ समझ पाता तब तक उसने टीवी को उठाकर पटक दिया। वह इधर उधर देखने लगा, शायद कुछ और भी तोड़ना चाहता था। दयाल काका ने जल्दी से भाग विक्रम को पकड़ लिया। शांत हो जाइए छोटे मालिक, मैंने ही इसके लिए टीवी चलाया था। विक्रम कहता है, आइंदा से इस लड़की को मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। विक्रम आरुषि का हाथ पकड़ उसके कमरे में ले गया और उसे अंदर धक्का देकर बाहर से कमरा बंद कर दिया। दयाल काका उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे पर कोई फायदा नहीं। विक्रम ने उनकी ओर देखा। जब तक मैं ना कहूं आपको, आप इस दरवाजे को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही अपनी लाडली बेटी को कुछ खाने को देंगे, समझे आप? दयाल काका निराश से उसे देख रहे थे। विक्रम गुस्से से चीख पड़ा, मेरी बात समझ आई या नहीं? दयाल काका ने हां में सिर हिला दिया। एक वक्त भूखी रहेगी तो मर नहीं जाएगी। खुद कमा कर देखे तो पता चलेगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लेकिन इसे इसकी जरूरत है भी नहीं। जानता हूं कि ये भी अपनी माँ की तरह किसी पैसे वाले को फंसा लेगी। आखिर उसी का गंदा खून जो है इसमें, खून अपना असर भी तो दिखाएगा ना। दयाल काका कहते हैं, बस कीजिए, वो बच्ची है अभी। तो बच्ची बनकर रहे, मेरी माँ बनने की कोशिश ना करे। वह सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। पल भर की तसल्ली नहीं है कहीं। आरुषि उसकी सारी बातें सुन रोए जा रही थी। दयाल काका सोच रहे थे कि पता नहीं यह सब और कितने दिन चलने वाला है। विक्रम अपने कमरे में चला गया। उसने अपना कोट उतार एक ओर फेंक दिया और बैठकर लैपटॉप खोल काम करने लगा। दयाल काका कुछ वक्त बाद वहां आए और दरवाजे से ही विक्रम को देखने लगे। कुछ वक्त बाद विक्रम की नजर उन पर पड़ी तो वह जाने लगे। विक्रम ने उन्हें टोका, इधर आइए। दयाल काका उसके कमरे में जा खड़े हुए। बोलिए।
विक्रम कहता है, देखिए, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, आपको डांटना मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उस लड़की को मेरे गुस्से से बचा लेंगे तो यह आपकी गलतफहमी है। दोबारा अगर मुझे पता चला कि आप मेरे खिलाफ जाकर उस लड़की की मदद कर रहे हैं तो अपना बोरिया बिस्तर भी समेट लीजिएगा उसके साथ साथ। आपको पगार मैं देता हूँ, वह लड़की नहीं। तो बेहतर होगा कि आप यह बात अच्छी तरह से समझ जाएं कि मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। दयाल काका शांत से विक्रम को देख रहे थे। अब ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? जाइए, अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दें। दयाल काका वहां से जाने लगे कि रुक कर विक्रम की ओर देखा। एक बात कहूं मालिक? विक्रम बेरुखी से बोला। कोई जरूरत नहीं है। दयाल काका मुस्कुरा दिए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा। बड़ी मालकिन बहुत शांत, सुलझी हुई और समझदार किस्म की इंसान थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप 4 साल पहले हुआ करते थे। लैपटॉप पर काम करते विक्रम की उंगलियां ठहर गईं। काका उसकी इस हरकत को देख रहे थे। एक सवाल कभी खुद से भी पूछ लीजिएगा कि क्या आपको ऐसे देख के वो खुश होंगी? विक्रम कुछ पल खामोश सा बैठा रहा, फिर काका की तरफ देखा। आप खुद से क्यों नहीं पूछ लेते कि इतना अच्छा होने के बावजूद भी क्या मिला मेरी मां को? दयाल काका निरुत्तर हो वहां से चले गए। विक्रम ने अब अपना वॉलेट निकाला और अपनी मां की तस्वीर को देखने लगा। कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू छलछला उठे। अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द ही दर्द था। दूसरे दिन दयाल काका अपने कमरे से बाहर निकले तो देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाजा बाहर से खुला था। वह खुश हो विक्रम के कमरे में गए, लेकिन वो पहले ही निकल चुका था। रात को विक्रम बहुत लेट घर आया। दयाल काका उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे आते हुए देखा तो उठ खड़े हुए। कहाँ रह गए थे? मैंने फोन भी किया लेकिन तुमने उठाया नहीं। इतना लेट कैसे हो गया? विक्रम ने कुछ जवाब नहीं दिया। खाना तो खा लो। मैं खाना खाकर आया हूं और आइंदा मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत भी नहीं है। विक्रम वहां से चला गया। दयाल काका अब उदास से उसे देख रहे थे। कुछ दिन यूं ही बीत गए। विक्रम सुबह सुबह घर से निकल जाता था और देर रात घर लौटता था, जैसे इस घर में वह सिर्फ एक किराएदार है। कई बार तो पता ही नहीं चलता कि कब आया और कब गया। आरुषि के आने से पहले काका से जो थोड़ी बहुत बातें कभी कभी कर लेता था, अब उसने वह भी बोलना बंद कर दिया। वह अब काका से भी दूर होता जा रहा था धीरे धीरे। आरुषि ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। एक दोपहर काका सारा काम खत्म कर अपने कमरे में जा बैठे। उनकी नजर सामने दीवार पर टंगी अपनी और विक्रम की तस्वीर पर पड़ी, जिसमें विक्रम मुस्कुराता हुआ दयाल काका के गले में हाथ डाले खड़ा था। दयाल काका तस्वीर देखकर मुस्कुरा दिए कि कैसे विक्रम पहले उनके साथ समय बिताता था और उनसे उनके जिंदगी के अनुभव पूछा करता था। अगले ही पल उनकी आंखों में नमी तैर गई। कितना ज्यादा बदल गया है विक्रम। पहले सबसे कितना प्यार से बात करता था, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता था, बिल्कुल बड़ी मालकिन की तरह था। लेकिन अब अगर कुछ है तो बस गुस्सा, और कुछ तो आता ही नहीं जैसे। काका अब पुरानी यादों में खो गए। 4 साल पहले विक्रम बहुत खुश था। उसने अपना MBA कंप्लीट कर लिया था और कई सालों बाद घर लौट आया था। पूरे घर में हंगामा मचा रखा था कि फाइनली अब वह अपने पैरों पर खड़ा होगा, पापा के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और अपने परिवार के साथ वक्त भी बिता पाएगा। पता नहीं क्या क्या सोच कर बैठा था वो। 6 महीने में ही अपनी कंपनी की बेहतरी के लिए बहुत काम किए। वह हर वक्त नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आता और उन्हें सभी की मदद के साथ अप्लाई करता था। सीनियर से सीखता था। वह सभी को बराबर का सम्मान देता, हर एम्प्लॉय की बात को अच्छे से सुनता भी। 6 महीने के अंदर ही विक्रम सभी का चहेता बन गया था। लेकिन कुछ ऐसा भी था जो पहले उसके पेरेंट्स ने नहीं बताया था। विक्रम के माँ पापा के रिश्ते सामान्य नहीं थे।
वो बस एक घर के अंदर दो अजनबी की तरह रह रहे थे। विक्रम ज्यादा कुछ पता कर पाता कि एक रोज उसे पता चला कि उसकी माँ सुधा को जानलेवा बीमारी है और उनके पास ज्यादा समय नहीं है। विक्रम के पापा ने विक्रम से ये बात कुछ सालों से छिपा कर रखी हुई थी ताकि उसकी पढ़ाई लाइफ डिस्टर्ब ना हो। विक्रम माँ के बहुत ही ज्यादा करीब था। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इतनी बड़ी बात उससे छुपाई गई। उस रोज वह बहुत रोया। 1-2 दिन तक माँ पापा से बात भी नहीं की, लेकिन माँ ने उसे अपनी प्यार भरी बातों से मना ही लिया। विक्रम अब उनके पास साई की तरह रहता। उनकी हर जरूरत जैसे दवा, डॉक्टर के पास जाना, सब कुछ विक्रम संभालता था। उसने ऑफिस का काम भी घर से करना शुरू कर दिया। वह देखता था कि पापा को कुछ खास मतलब नहीं था माँ से, और ना ही माँ को ये बात चुभती थी। शायद उन्हें अपने पति से ऐसे ही व्यवहार की उम्मीद थी। महीने भर बाद ही विक्रम की माँ चल बसी। विक्रम अंदर से बुरी तरह टूट चुका था माँ के इस तरह असमय छोड़कर जाने से, लेकिन उसकी आत्मा को मारने वाले उसके पापा राजेंद्र चौहान थे। अभी माँ को गुजरे 1 दिन ही हुआ था कि विक्रम के पापा दूसरी शादी कर लाए। उनके साथ उनकी दूसरी बीवी कल्पना, जो पहले उन्हीं के ऑफिस में काम करती थी, और 10 साल की बेटी आरुषि थी। यह देख लोगों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। इस उम्र में भला शादी की क्या जरूरत थी? उनकी बेटी की उम्र 20-21 साल की है। उसे कौन सा माँ की जरूरत थी? खुद को संभाल सकता है वो। लेकिन मिस्टर चौहान को अब ये सब सूझ रहा है। जहाँ कुछ सालों बाद बेटे की शादी करनी चाहिए, वहाँ खुद के लिए बीवी लाई जा रही है। और अगर शादी करनी ही थी तो कुछ महीने रुक जाते। किस बात की जल्दबाजी थी इन्हें? अभी तो बीवी को गुजरे पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ। भाभी जी की आत्मा को कितनी तकलीफ हो रही होगी कि उनके पति धोखेबाज तो पहले ही निकल गए, लेकिन अब उनकी 13वीं तक भी नहीं रुके। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यह अपने बीवी के मरने का इंतजार ही कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब इन्हीं की चाल हो। बेचारी सुधा इतने सालों से बेटे की खातिर हंसती मुस्कुराती पति की बेवफाई सहन करती रही। पहले कोई बीमारी नहीं थी सुधा को। वो तो पति के दिए गम को चुपचाप सहन करती रही और अंदर ही अंदर जलती रही। बेचारी कितनी अच्छी थी, लेकिन किस्मत तो देखो, न चैन से जी पाई और ना ही मरने के बाद सुकून है। शर्म नाम की चीज नहीं है लोगों में। बेचारा बेटा लौट कर आएगा और जब अपने बाप को ऐसे किसी माँ की मौत का मजाक उड़ाते देखेगा तो क्या बीतेगी उस पर। माँ की अस्थियां लेकर लौटा विक्रम उन लोगों के पीछे खड़ा हैरान रह गया। उसे भरोसा नहीं हुआ उन लोगों की बातों पर। नहीं, उसके पापा ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। उस वक्त उसके दयाल काका भी थे। विक्रम जल्दी से घर के अंदर बढ़ चला। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।